नमस्कार। जी। आज हम भारतीय संविधान और शासन प्रणाली पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास जो जानकारी है उससे कोशिश ये रहेगी कि भारत की शासन व्यवस्था, मौलिक स्वतंत्रताएं और जो नीतियां हैं उनके कानूनी ढांचे की मतलब मोटी-मोटी बातें समझ सकें। बिल्कुल, एक जरूरी विषय है ये। हाँ, तो शुरुआत करते हैं इसकी नींव से। भारतीय संविधान, ये संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपनाया था जी हाँ। और फिर लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। राइट। जब भारत गणराज्य बना। इसने एक संसदीय लोकतंत्र की नींव रखी। हाँ, और साथ ही एक संघीय ढांचा भी, मतलब केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा। हालांकि केंद्र थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली है इसमें, है ना? हाँ, झुकाव केंद्र की तरफ है और एक स्वतंत्र न्यायपालिका भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अच्छा, इसकी जड़ें कहाँ से आती हैं? मतलब ये विचार कैसे पनपा? देखिए, इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। कुछ तो ब्रिटिश शासन के कानूनों में मिलती हैं, जैसे वो 1935 का भारत सरकार अधिनियम था। हाँ, वो तो काफी बड़ा था। जी। और काफी कुछ जाहिर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो स्वराज की मांग थी उसमें। अच्छा। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन वो तो डॉक्टर अंबेडकर थे। हाँ, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उनकी टीम ने मतलब करीब 3 साल लगाए इसका पूरा मसौदा तैयार करने में। 3 साल? और मैंने सुना है ये दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधानों में से एक है। हाँ, ये बात सही है। मूल रूप में इसमें 395 अनुच्छेद थे। बाप रे। और अंग्रेजी वाला टेक्स्ट देखें तो करीब 1,45,000 शब्द। इतना ज्यादा क्यों? मतलब इतना विस्तार क्यों जरूरी था? देखिए, भारत की विविधता बहुत ज्यादा है, सामाजिक आर्थिक समस्याएं भी बहुत जटिल थीं, तो उन सबको संबोधित करना जरूरी समझा गया। अच्छा, मतलब हर चीज को स्पष्ट करने की कोशिश की गई। हाँ, और जो पहले का प्रशासनिक ढांचा था, जैसे 1935 का एक्ट, उसके भी कई प्रावधानों को इसमें शामिल किया गया। समझ गया। तो इसकी कुछ खास बातें क्या हैं? मतलब मुख्य विशेषताएं? कई हैं, जैसे एक तो वही केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, पर हाँ, केंद्र की तरफ झुकाव के साथ। ठीक है। फिर संसदीय प्रणाली है, नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो बहुत अहम है। हाँ, वो तो है ही। और आप उन्हें लेकर कोर्ट जा सकते हैं, है ना? बिल्कुल, वो लागू करने योग्य हैं। फिर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अच्छा, ये क्या है? ये मतलब सरकार के लिए एक गाइड की तरह है। नैतिक निर्देश ये अदालत में लागू नहीं होते। ओके, गाइडलाइंस जैसी। हाँ, और धर्मनिरपेक्षता और एक स्वतंत्र न्यायपालिका जिसके पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। यानी कोर्ट कानूनों को चेक कर सकती है कि वो संविधान के हिसाब से हैं या नहीं। बिल्कुल सही। और प्रस्तावना, वो तो बहुत खूबसूरत है। हम भारत के लोग। हाँ, वो तो संविधान का सार है, उसकी आत्मा है। वो भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। लेकिन ये समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द ये तो बाद में जोड़े गए थे। जी हाँ, ये मूल प्रस्तावना में नहीं थे। इन्हें 1976 में 42वें संशोधन से जोड़ा गया था। अच्छा, 42वां संशोधन, वो तो काफी बड़ा था। जी, उस समय की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव था इस पर। अब आते हैं मौलिक अधिकारों पर। अनुच्छेद 12 से 35 तक। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, ये संविधान का कह सकते हैं दिल है। इनमें समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता। और वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। हाँ, वो सबसे महत्वपूर्ण है शायद। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी शक्ति है नागरिकों के पास। बिल्कुल। और यहीं पर केशवानंद भारती मामला बहुत अहम हो जाता है, 1973 का। हाँ, उसके बारे में सुना है। मूल ढांचे का सिद्धांत। जी, उन्हें भी 1976 में ही जोड़ा गया था, 42वें संशोधन से। उसी संशोधन से? हाँ, और फिर 2002 में 86वें संशोधन से बच्चों की शिक्षा से जुड़ा एक और कर्तव्य शामिल किया गया। ठीक है। अब जरा शासन के ढांचे को समझ लेते हैं। केंद्र में कौन है? केंद्र में देखिए, राष्ट्रपति हैं, जो राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख हैं। लेकिन असली पावर तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। हाँ, बिल्कुल। वास्तविक कार्यकारी शक्ति उन्हीं के पास है और वो संसद के प्रति जवाबदेह हैं। और संसद में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जी, लोकसभा यानी लोगों का सदन और राज्यसभा यानी राज्यों की परिषद। और राज्यों ने भी ऐसी ही व्यवस्था है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। हाँ, लगभग वैसी ही। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य विधानमंडल, ये संघीय ढांचा है। और ये संविधान, क्या ये बदला भी जा सकता है? संशोधन होते हैं इसमें? बिल्कुल, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है।
समय और जरूरत के हिसाब से इसमें बदलाव हुए हैं और होते रहते हैं। कितने संशोधन हो चुके हैं अब तक? 100 से ज्यादा हो चुके हैं 2023 तक। 106 शायद। इतने सारे? कुछ बड़े वाले याद हैं? हाँ, कई हैं। जैसे 42वां 1976 तो था ही, जिसे मिनी संविधान भी कहा गया। हाँ। फिर 44वां 1978 आया, जिसने आपातकाल के दौरान जो कुछ बदलाव हुए थे उन्हें पलटा, नागरिक स्वतंत्रताएं बहाल की। ये महत्वपूर्ण था। बहुत। फिर 73वां और 74वां संशोधन 1992, जिनसे पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला। स्थानीय स्वशासन के लिए। जी। और 86वां 2002, जिसने शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया। हाँ। और हाल में जीएसटी वाला? हाँ, 101वां संशोधन 2016, जिसने जीएसटी लागू किया। तो ये दिखाता है कि संविधान कैसे बदलती जरूरतों के साथ ढलता रहा है। तो अगर संक्षेप में कहें, भारतीय संविधान एक बहुत ही विस्तृत, एक जीवंत दस्तावेज है। बिल्कुल। और ये भारत के लोकतंत्र की रीढ़ है, उसकी नींव है। सही कहा। और इसकी असली खूबी शायद इसी में है कि ये कई चीजों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है, जैसे स्वतंत्रता और व्यवस्था के बीच, एकता और अनेकता के बीच, बदलाव और निरंतरता के बीच। हाँ, और एक स्वतंत्र न्यायपालिका, एक मजबूत चुनाव प्रणाली और संवैधानिक मूल्यों ने इसे इतने सालों तक प्रासंगिक बनाए रखा है। हाँ, हालांकि चुनौतियां तो हैं ही, हमेशा रहती हैं। जाहिर है। जैसे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता का मुद्दा उठता है, या केंद्र राज्यों के संबंधों में कभी-कभी तनाव आ जाता है। हाँ, या कानूनों को जमीन पर लागू करने की चुनौतियां। सही। लेकिन अच्छी बात यह है कि संविधान इन सब से निपटने के लिए एक ढांचा, एक फ्रेमवर्क देता है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल शायद सोचने के लिए ये बचता है कि भविष्य की जो नई चुनौतियां आएंगी, सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी, उनका सामना करने के लिए हमारी संवैधानिक संस्थाएं और संविधान की व्याख्या करने की जो हमारी परंपराएं हैं, वो कैसे विकसित होंगी। हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे भारत में शासन को कैसे आकार देती हैं। जी।